हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका नेट जेआरएफ हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे कानों में कंगना कहानी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कानों में कंगना कहानी। कानों में कंगना, इसके लेखक राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। इसका प्रकाशन हुआ है 1913 ईस्वी में। ठीक है, और अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम इसके शॉर्ट नोट्स भी देखेंगे। अंत में हम इसके शॉर्ट नोट्स भी कवर करेंगे। ठीक है, और जहां जहां जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वहां मैं आपको अंडरलाइन करवाते चलूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे कानों में कंगना, सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसे भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूसा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदवायु इन्हें छूती नहीं। ये सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से शून्य निवड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी कौन कहे, किसे एकटक देखती थी कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहां क्या हो रहा है इसे जोहती थी, मैं क्या बता सकूं। जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था, आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा। बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेत ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूब कर था लें। अब यहाँ पर जो है तो परिवेश का वर्णन हो रहा है, और ये एक प्रकार से क्या कहेंगे, मनोवैज्ञानिक कहानी इसे समझ लीजिए। थोड़ा यहाँ पर मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये वर्णन हो रहा है, और ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ये देकर पूछ सकता है कि किस कहानी से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर अभी किसका जिक्र है? किरण का जिक्र आया है। इसकी जो एक पात्र है उसका जिक्र आ गया है। ठीक है, चलिए। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। ये पीवाईक्यू है, ये एक बार पूछ चुका है। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगर दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वालों ने गोपियों के सिर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किलो को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां शहंशाह की कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत पल्लव रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौल सिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी? कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों हाथों से कंगन भूल कर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नाच देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी बड़ी हो गईं। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चलते, यही विस्मय था। ये कौन थे योगी सर जो हैं? तो ये क्या है, किरण के पिता हैं। किरण के पिता, और जो ये जो पात्र है, पुरुष पात्र, उसके क्या है, गुरु हैं। अब इसका नाम आगे आएगा। ठीक है, ये जो पार्ट 1 में है, पार्ट 1 में प्रेजेंट का जिक्र है कि प्रेजेंट में क्या स्थिति है, प्रेजेंट में वर्तमान में क्या स्थिति है। ठीक है, उसका जिक्र किया है इन्होंने। अब ये जो है तो पार्ट 2 जो है तो इसमें जाएंगे, ये अतीत में जाएंगे कि पृष्ठभूमि का वर्णन करेंगे कि क्या ये यहाँ तक ये कहानी कैसे पहुंची है। ठीक है, एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक।
हरे चंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साय में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, और वहां के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छाइयां कहाँ मिल सकती हैं। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देखकर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। ये भूमिका बांध रहे हैं लेखक। ठीक है, समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बंसी की टेर दें, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न प्रसन्न हो। यह ऐसे मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि एक दो भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जग जग जन्मया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद, आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। ये जिस कुटी का जिक्र कर रहे हैं, वहां पर कौन रहता था? योगीश्वर रहते थे। ठीक, योगीश्वर योगीश्वर ही थे। यद्यप यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीवन कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्रवती सरस्वती के श्री चरणों में थी, यह ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। और वह बालिका, ये किसके बारे में बात हो रही? किरण के बारे में। और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह अलौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल कर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं भी वहां इस लोक का प्रतिनिधि था। ये लोग नहीं है, यहाँ पर क्या है? ये लोक है। यहाँ पर लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त राज्य में खींच लाया था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे। योगेश्वर और जो लेखक के बाबा हैं वो क्या थे? लड़कपन के साथी थे। इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। योगेश्वर की लड़की कौन थी? योगेश्वर की लड़की किरण थी। ठीक है। उस कुटीर में एक वही दीपक थे। जिस दिन की घटना मैं लेख आया हूँ, उसी दिन सवेरे में, ये घटना जो पार्ट 1 में आई है ना, भाग 1 में, उसका वर्णन कर रहे हैं, उसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। जिस दिन की घटना मैं लेख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णा होती थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। अब क्वेश्चन बनेगा कि लेखक जिस दिन शिक्षा पूरी हो गई थी, उस दिन दक्षिणा में उसने योगेश्वर को क्या क्या दिया था? तो एक जोड़ा पीताम्बर दिया था, 5 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, और 2 सोने के कंगन दिए थे। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन से कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखती वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोली, नरेंद्र, अब मैं चला। क्या नाम है लड़के का? क्या नाम था? नरेंद्र। अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह कहकर किसी के सुकोमल अंगुलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थीं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वनभूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोकजाल में बांधने चले हो? अब ये क्या बता रहे हैं कि इनका मिलाप, किरण और नरेंद्र का मिलाप कैसे हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तीसरे पार्ट में।
कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विभिन्न नहीं फूट सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर उसकी कालिमा से बचे रहें। ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। अब यहाँ पर किसका वर्णन है? राम का। और क्या क्या किस चीज का वर्णन है कि हाय जानकी, ये जब सीता का अपहरण हुआ उस समय का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। और विश्वामित्र का भी यहाँ पर जिक्र आया है, ठीक है। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास। हाथों हाथ लौट गए। उस वनफूल की विमल कांति अलौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों के पास पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए साँचे में ढलकर उतरी तो उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करदनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतिया की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदरिया के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद कर लाता। अब ये कौन है? जूही। जूही नौकरानी है इनके घर की, नरेंद्र और किरण के घर की। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवन सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यही यूं ही 2 साल बाद यूं ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। कितने साल मुरादाबाद में रहे? 2 साल। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहां किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गईं। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए? किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती, किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गईं, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गईं। अब ये क्या है कि मुरादाबाद में 2 साल रहा, वहां इसका दोस्त था मोहन, वहां नाच देखने गया जहां इसकी एक किन्नरी से इसे प्रेम हो गया है। किसको? नरेंद्र को। फिर क्या था? इतने दिनों की धर्म शिक्षा, संवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहीं। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जो जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अल अलग तक रंजित चरणों पर रखे। अलग तक मतलब क्या होता है? ये आया है ना, अलग तक मतलब होता है महावर। गाँव में नहीं लगाती हैं महिलाएं, कोई त्योहार होता है तो महावर जिसे कहते हैं, उसे उसी को क्या कहा जाता है? अलग तक। अलग तक रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कैसे ये एक किन्नरी की प्रेम पहस में फंसा नरेंद्र, और पूरा अपने जो है तो दिनचर्या का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि इससे इन्होंने किरण से झूठ बोला और वहां पर जाकर रोज नाचने वाली के पास जाते रहे, ठीक है। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुदावल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टक्कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। अब ये कहाँ नाचने वाली के यहाँ से आया है, किन्नरी के यहाँ से आया है। अब घर में
अपने पहुंचा है। अब इसने क्या किया है कि इसकी जो धन दौलत थी, इसने सब धन दौलत अपनी खर्च कर दी, किसमें? किन्नरी के ऊपर उड़ा दी। ठीक है। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता है। किसके लिए बोल रहा है? ये किन्नरी के लिए बोल रहा है कि अगर कुछ भी होता तो मैं उसे दे देता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो तब फौरन जाकर मांग लाओ। मतलब इतना सब सब कुछ लौटा देने के बाद भी अभी भी ये कह रहा है कि अगर किरण के पास कुछ हो तो उससे मंगा लाओ। कौन? नरेंद्र। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कलांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपूर्व छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई कहना भी रहा? अब देखिए इसकी संवेदनहीनता देखिए नरेंद्र की, कि वो किरण जो है तो एक मरणासन अवस्था में है, मतलब लगभग मरने ही वाली है। ठीक है। और इसे क्या पड़ी है? गहनों की पड़ी हुई है। हाँ, छीण कंठ की काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरकाकर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा। आंखें भी झिप गईं। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? किरण की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आंखें मुख पर जा पड़ी। वहीं कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। ये यहाँ पर किसका वर्णन है? दुष्यंत और शकुंतला का। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि कानों में कंगना कहानी का वर्णन, कानों में कंगना कहानी में किनका वर्णन आया है या किनका जिक्र हुआ है? तो दुष्यंत और शकुंतला का। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, पर लोग से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहा। चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गईं। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। और यहाँ पर आपकी कहानी समाप्त होती है। मतलब यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर हुआ ये है कि किरण जो है, किरण का पति कौन है? नरेंद्र है। ठीक है। अब ये किसके प्रेम में फंसा हुआ है? एक किन्नरी के प्रेम में फंसा हुआ है और इसने सब कुछ क्या है? लुटा दिया। सब कुछ अपना लुटा दिया और इसके प्रति, किरण के अपनी पत्नी के प्रति पूरी तरह से क्या है? संवेदनहीन है। संवेदनहीन है। ठीक है। तो इसी पर ये कहानी आधारित थी। अब इसके हम कुछ नोट्स देखेंगे। कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह है। कानों में कंगना कहानी के लेखक राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। वर्ष प्रकाशन इसका 1913 है। इंदु पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई है। कुसुमांजलि कहानी संग्रह किसमें संकलित है? कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी को भावुकतापूर्ण कहानी बताया है। क्या बताते हैं रामचंद्र शुक्ल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे भावुकतापूर्ण कहानी बताते हैं। इसके पात्र कौन कौन हैं? एक बार हम पात्र देख लेते हैं। योगेश्वर हैं किरण के पिता, नरेंद्र के गुरु। किरण कौन है? नरेंद्र की पत्नी, योगेश्वर की पुत्री। नरेंद्र कथावाचक है, किरण का पति। मोहन नरेंद्र का मित्र, किन्नरी नाचने वाली, और जूही नरेंद्र के घर की नौकरानी। ठीक है। ऋषिकेश का जिक्र है और मुरादाबाद का जिक्र है, जहां पर ये 2 इयर्स तक रहा था। ठीक है। चलिए, तो आपकी कहानी हो गई कानों में कंगना। और जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करवाई हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आप नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, और अगर रेगुलर हैं यहाँ पर तो लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट कर कर बताइए आपको कहानी में क्या समझ आया, कितना समझ आया, क्या समझ नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सी कहानी चाहिए, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन फ्री क्लासेस से अपना अध्ययन जारी रख सकें। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।